क्या आप भी उन बच्चों में से हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाने दो, उसके बाद हम किस तरीके से तैयारी करना उसके बारे में सोचेंगे, फिर जाके एग्जीक्यूट करेंगे, अभी तो चलो वीडियो देख करके ही काम चला लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप भी ऐसे बच्चों में से हैं तो मैं इस बात को लिख सकता हूं कि सेकेंड अटेम्प्ट भी आपका बिगड़ने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इन बचे हुए 60 दिन में आप कमबैक करें, तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत आज से करना होगा। और अगर आप कमबैक करने वाले तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये इस बात को बताएगा कि आप कितने अटेंटिव है। दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके पास 60 दिन है, 60 दिन को किस तरीके से हम स्ट्रैटेजिकली डिवाइड करें ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे पाए। क्योंकि एग्जाम इन्वायरमेंट को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलने वाला है। एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्टिंग लेना है, किस सवाल को कितना देर समय देना, ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो ये जो 60 दिन है, ये एक तरीका का आप समझ सकते हैं एक वॉर रूम है। आपको यहां पर चीजों को लेकर के डिसाइड करना पड़ेगा और यहां पर 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है सिलेक्शन, आपको उन टॉपिक्स को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखना है। टॉपिक्स कहने का अर्थात है चैप्टर्स, ठीक है। उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखना है जिससे ज्यादातर मार्क्स के सवाल जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। क्योंकि आप माने चाहे ना माने, सेकंड अटेम्प्ट में जो पेपर होने वाला है वो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ही। हर बार यही होता आया है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर रहा है अगर 19 है तो दूसरा अटेम्प्ट का पेपर 20 ही नजर आया है। और कंपटीशन तो बढ़ता ही है, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा जो क्लास 12th में है, वो लेकिन सेकंड अटेम्प्ट का फॉर्म तो भरेंगे। तो आपका कंपटीशन भी बढ़ने वाला सेकंड अटेम्प्ट के लिए। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी चैप्टर्स की। दूसरा, आपको अपने स्पीड पे काम करना पड़ेगा, अपने टाइम को कहां पर लगाना है, कहां पर सही तरीका से एलोकेट करना, ये जानना बहुत जरूरी है। और तीसरा, जब आप सवाल बना रहे हो तो उसमें सिर्फ बनाने से मतलब नहीं, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैलकुलेशंस बोल लो, चाहे यूनिट एंड कन्वर्जन बोल लो, चाहे क्वेश्चन को देख करके सही समझना, सही क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम हॉल में करेक्ट को इनकरेक्ट बच्चे पढ़ लेते हैं और इनकरेक्ट को करेक्ट, इन सब चीजों से बचना है। आगे अगर हम बात करें तो नो शॉर्टकट्स, नो सेवियर, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना है आपको। सिर्फ जस्ट यू एंड यू डियर हु कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी है। सिर्फ आप है वो शख्स जो अपने सपने को सच्चाई में बदल सकते हैं, और कोई नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि मैं खुद भी आपके सपनों को सच्चाई में नहीं बदल सकता। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन एग्जीक्यूट तो आप ही को करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। मैं बता दूं, नो प्रोक्रेस्टिनेशन, ओनली एग्जीक्यूशन। इस बार सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, एक बार चीजों को फ्रेम आउट करना है, इसके बाद रुकना नहीं है। इस वीडियो के अंत तक में मैं आपको लिस्ट भी दूंगा कि किस तरीके से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे रिवीजन करना है, कैसे टिक मार्क करते हुए चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा डेप्थ में होने वाला। पहला जनवरी अटेम्प्ट के एनालिसिस करेंगे हम तीनों सब्जेक्ट के ऊपर में, एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे मेजर मिस्टेक्स है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री, कि आखिरकार कौन सा सिर्फ ज्यादा टफर साइड रहा है। और चौथा होता है 45 डेज प्लानर आपको प्रोवाइड कराने वाले सेकंड डे अटेम्प्ट के लिए। बहुत जन बोल रहे सर हमारे पास 60 दिन, आप 45 दिन का ही टारगेट लेकर के चल रहे हैं। बेटा, हर जगह आपको सबसे पहले होना होगा। 60 है तो 45 में करो, अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो 2.5 घंटे में देने की प्रयास करो। 2.5 घंटे में अपने टेस्ट को कंप्लीट करो, अपने मॉक्स को कंप्लीट करो, तभी आप एक्सेल कर पाएंगे अपने एग्जाम में। वहीं 5वां पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में है, कि अपने बोर्ड्स और जेईई मेन को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। और सबसे छठा, जनरल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। एक जनरल एडवाइस में हम लोग बात करेंगे कि इस एग्जाम के लिए आपको जनरली क्या किन किन बातों पे ध्यान रखना है थ्रू आउट दिस टाइम। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी ये सारे टॉपिक्स आप डिटेल में समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, सबसे पहला की पॉइंट टू बी नोटेड, अगर मैं फिजिक्स का बात करूं तो फिजिक्स लेंथी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी रहा है, बच्चों को थोड़ा सा समय लगा है क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में। देयर वेर सम गुड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल सारे नहीं आए हैं कि खाली फॉर्मूला है और फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो। तो अब क्या है, एनटीए का थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है। मूड क्या चेंज हुआ है कि थोड़ा फिजिक्स को भी टफर साइड में लेकर के जाने का काम किए हैं। वहीं पर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, इस बार केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चों का दुखता हुआ नजर रहा है बेटा। केमिस्ट्री में भी आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है
वो भी मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ डिफिकल्ट भी है, लेंदी भी है, कैलकुलेटिव भी है। अगर मैं ऑर्गेनिक का बात करूं तो लेंदी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेंदी क्यों है भैया? लेंदी सिंपल सी बात है, मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज किए गए हैं और क्वेश्चन को लेंदी बनाया गया है। जो कि और बहुत बार क्या हुआ है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपके मिक्सचर्स प्रोवाइड कर दिए गए, मतलब जीओसी भी डाल दिया, आइसोमेरिज्म भी डाल दिया, रिएजेंट भी डाल दिया और लास्ट में आपसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछ रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं चौथा बात करूं इनऑर्गेनिक कैसा है, तो ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे गए हैं और यहां पर क्या है ना, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस भी आए। मतलब उन वो क्वेश्चन तो जेईई मेन का ही दे रहे हैं, चूज वन करेक्ट ऑप्शन, लेकिन उसमें जो टेस्ट है ना वो एडवांस का डाल दे रहे हैं। कैसा कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, दो स्टेटमेंट दे दिया, तीन स्टेटमेंट दे दिया, चार स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन दे दिया ए 1 2, बी 2 3 4। इस तरीका से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत सारे इनऑर्गेनिक के देखने को मिले। तो यहां पर भी थोड़ा सा तो टाइम बच्चों को लगा ही है। अब दिक्कत क्या हुआ, इस बार मैथ्स तो हमेशा से ही लेंदी आता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैथ्स के पेपर को उन्होंने बैलेंस किया। ऑल्दो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलता जुलता आया है सवाल, लेकिन दिक्कत क्या हुआ बच्चों के साथ कि बच्चों का एक माइंडसेट तैयार रहता है कि फिजिक्स आसान रहेगा, उसको 30 मिनट में करके निकाल लेंगे, केमिस्ट्री चलो ठीक ठाक होगा, उसको भी 30-40 मिनट में निकाल लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ समय वो मैथमेटिक्स को देंगे। लेकिन बच्चे एग्जाम हॉल में क्या हुआ है बच्चों के साथ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना समय खा गया कि मैथ्स के लिए समय नहीं बचा, वो पैनिक हो गए। और पैनिक होने के कारण अगर कुछ सवाल आसान भी एनटीए ने दिया है तो वो सवाल भी उनसे बनते हुए नहीं नजर आए हैं। इज इट क्लियर? तो एनटीए ने थोड़ा सा इस बार पेपर को बैलेंस रखा है, मतलब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री को थोड़ा सा टफर साइड लेके गया तो मैथ्स को हल्का तो बैलेंस किया। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैथ्स बहुत आसान पूछ दिया, लेंदी क्वेश्चन मैथ्स में भी रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर मिस्टेक? सबसे पहला मिस्टेक जो था, बच्चे इनकम्प्लीट सिलेबस से रहता है और वो क्या करते हैं, वन शॉट के भरोसे एग्जाम में पहुंच जाते हैं। इस बार एनसीईआरटी ने लाइन बाय लाइन उखाड़ के रख दी है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, आपका एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, टेबल बाय टेबल से सवाल पूछा है। अब अगर वो सिर्फ वन शॉट की दुनिया में रहेंगे तो उनका कंसेप्ट भी पूरा रह जाएगा। और दिक्कत क्या है ना, वन शॉट भी आप 8-8 9-9 घंटे का देख रहे हैं। अब आप ही बताइएगा मुझे, भाई आपके पास 24 घंटा का समय, क्या वो वन शॉट्स आपके लिए फिजिबल है जो 10 घंटे के हैं? अगर मान लो आपका 3 सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला बंदा तो एक सब्जेक्ट का पढ़ा के निकल गया 10 घंटे का, अगर 3 सब्जेक्ट 30 घंटा, भाई 24 घंटा आपके पास पूरे दिन में समय ही है और आप 30 घंटे का वन शॉट कैसे देखोगे? तो डिफिकल्ट हो जाता है और वो वन शॉट फिर कोई काम का भी नहीं रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना भैया, कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो 10 घंटा लगातार बैठ के पढ़ ही नहीं सकता है। रियलिटी यही है, ठीक है? हाइपोथेटिकल बात कुछ भी कर सकते हैं अपन, लेकिन रियलिटी यही कहता है कि आप एक दिन में एक समय पे 10 घंटे का सिटिंग हो ही नहीं सकता बेटा। और जिसका 10 घंटे का सिटिंग का प्रैक्टिस रहा है उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा कब का। तो वो वन शॉट वीडियो सिर्फ खाली आपको बहलाने के लिए होता है और आपको गलत ट्रैक में ले जाता है कहीं ना कहीं। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप वन शॉट देख भी रहे हैं तो वो वन शॉट 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एट लास्ट आपके कॉन्सेप्ट को आपके द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस ही डेवलप करते हैं, कितने भी आप वन शॉट्स देख लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस। दूसरा मेजर मिस्टेक ही है लेस प्रैक्टिस। जनरली स्टूडेंट्स डू फ्यूअर न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। खाली थ्योरी पढ़ के चल गए, फार्मूला रट्टा मार के चल गए, सोच एग्जाम हॉल में बना देंगे। अब वन शॉट देखा हुआ भैया, फार्मूला कितना ही याद रहेगा, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस किया नहीं। तो आपको प्रैक्टिस करना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, स्विचिंग द रिसोर्स। आप कभी भी एक रिसोर्स पर फिक्स नहीं रहते। मान लीजिए आपने किसी टीचर को अडॉप्ट किया कि भैया हमको इस टीचर का पूरा सेशन को देखना है, तो आप उसी टीचर का पूरा देखिए बेटा। सभी टीचर अपना बेस्ट देते हैं। इज इट क्लियर? आप कभी भी यहां से वहां, वहां से यहां स्विच करते रह जाओगे तो एक ही चैप्टर को आप 10 बार पढ़ रहे होगे, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपका कोर्स लास्ट में इनकम्प्लीट रह जाएगा और आप एग्जाम में इनकॉन्फिडेंट, मतलब कम कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इज इट क्लियर? तो स्विचिंग द रिसोर्सेज मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, आपको जो भी आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं एक दिन पूरा अच्छा से दीजिए, हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर को, और उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर लीजिए। क्योंकि जो मैं क्या बोल रहा हूँ, 60 दिन में 45 दिन में अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो बचे हुए दिन जो है उसमें आपको रिवीजन करना है। बचे हुए दिन में क्या करना बेटा? रिवीजन करना अच्छे से। नेक्स्ट, शुड इंक्लूड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू लर्न ड्यूरिंग द क्लास एंड थ्रू योर पीवाईक्यूज। अभी के समय में आपको बहुत सारी किताबें नहीं लगाना है, आपको पीवाईक्यूज का ही सारा लेना है, क्योंकि ये एक अच्छे पूल ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं ये भी आइडिया देंगे कि किस तरीका का जेईई मेन सवाल पूछता है। अब आप लोग में से बहुत जन ये बोलेंगे कि सर जैसा ट्रेंड केमिस्ट्री और फिजिक्स में अभी तक आ रहा था अब तो वैसा ट्रेंड नहीं रहा। कोई बात नहीं,
लेकिन आप बात को समझिए, क्वेश्चन का मेन क्या है स्वरूप। क्वेश्चन का मेन स्वरूप ये होता है कि वो आपको कॉन्सेप्ट याद करवा पाए, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सिखा पाए। एग्जाम में हमेशा आपको नए सवाल ही मिलने वाले हैं, आप इस बात को मान के चलिए, सेम टू सेम सवाल तो आने वाला नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो आई होप आप आगे पीछे करके सवाल को लगा ही लेंगे। तो इसीलिए पीवाईक्यूज काफी अच्छा सोर्स हो जाता है इधर उधर भटकने के बजाय। नेक्स्ट, थोड़ी खांसी है ना, तो इस बात को लेकर के चलना, काफी दिनों से ही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, यूनिट कन्वर्जन। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे सवाल जेईई मेन के पेपर में देखने को मिले जहां पर यूनिट कन्वर्जन आपका, मान लो एक सिंपल सा सवाल पूछा, P बराबर KH इंटू काई का सवाल है। अब ये दे दिया पास्कल में और ये दे दिया बार में। अब होता क्या, एग्जाम की हड़बड़ी में आप इसके यूनिट कन्वर्जन करना ही भूल जाते हैं या फिर आपको यूनिट कन्वर्जन आता ही नहीं है, तो वहां पर आपसे ये सवाल बनते हुए नहीं नजर आएंगे। दूसरा, लॉग का वैल्यू आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए, नहीं याद है रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट कांस्टेंट्स की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, कुछ फिक्स वैल्यू जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया, H की वैल्यू हो गया, तो ये कुछ वैल्यूज को आपको याद रखना पड़ेगा। नो मल्टीपल रिवीजन, बच्चे मल्टीपल रिवीजन करते ही नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप रिसोर्सेज को कम रखो, मल्टीपल रिवीजन ज्यादा करो। आपके पास रिसोर्सेज ऐसे होने चाहिए जो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हो और उसी को बार बार रिवाइज करिए, ये आपको एग्जाम हॉल में ज्यादा हेल्प करने वाला है। आपने सुना तो होगा कि आप किसी एक चीज को 10,000 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज आपका बेस्ट बन जाएगा, और वो एक की जब आप एग्जाम में मारोगे ना तो क्वेश्चन तार तार हो जाएगा। इसलिए मल्टीपल रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को याद करा सके। 7वां पॉइंट है गिव मॉक्स विदाउट एनालिसिस। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, मॉक्स देते, एग्जाम देते हैं, बस एग्जाम देकर के छोड़ देते हैं। वो मार्क्स देखने को एनालिसिस समझते हैं। बेटा मार्क्स देखना इज नॉट दी एनालिसिस। आपको हर एक क्वेश्चन को आपको एक लर्निंग नोटबुक बना लेना चाहिए जहां पर आप ये लिखोगे इस क्वेश्चन में मेरे से क्या गलती हुई है, ठीक है, कि आपसे कैलकुलेशन एरर हुआ या क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया या कॉन्सेप्ट याद नहीं था, ये बात को लिखोगे और उस पे काम भी करोगे। बगल में एक टिक मार्क रखोगे, क्या आपने इस पे काम किया, कॉन्सेप्ट याद नहीं था तो क्या आपने कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज किया, कैलकुलेशन गलती हुआ तो क्या आपने उस क्वेश्चन को वापस से खुद से सॉल्व किया विदाउट कैलकुलेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? इसलिए मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और 8वां जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी अच्छा कर रहे होते हैं मॉक में, लेकिन इनकम्प्लीट सिलेबस होने के कारण या बहुत बार मान लो कंप्लीट भी है लेकिन एग्जाम हॉल को लेकर के पीयर प्रेशर होने के कारण एग्जाम में पैनिक कर जाते हैं। तो भैया आपको पैनिक नहीं करना है, आप अपने स्ट्रेटजी को छुपा के रखिए, अपने मेहनत को छुपा के रखिए, लोगों को बताइए मत कि आप जेईई मेन का एग्जाम दे रहे हैं। बेटा आप किसी को कुछ मत बोलिए, आप बस बोलिए हम देने जा रहे हैं, पता नहीं मेरे को तो इसका तैयारी करना नहीं, मुझे तो सीयूटी का तैयारी करना है, लेकिन आप जेईई मेन का तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको वो क्या करेगा, एग्जाम हॉल में पैनिक होने से बचाएगा। यू कैन रिमूव, कैसे रिमूव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दे करके। एक बात आपको बता दें, आप ये सारी गलतियों को जानते हैं, ऐसा बात नहीं मैं यहाँ पर कुछ नया बात डिस्कस कर रहा हूँ, ये बात आपको भी पता है। जैसे रोड में आप चल रहे हैं, आपको भी पता है कि कूड़ा रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। वैसे ये मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, ये मिस्टेक मुझसे ज्यादा आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं। सॉरी। नेक्स्ट बात क्या रहेगा, केमिस्ट्री का एक्सरे एनालिसिस। अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहां पर कोई प्रेडिक्शन करने नहीं आया हूं कौन सा शिफ्ट टफ रहा है, कौन सा शिफ्ट इजी रहा है। क्लियर? हर एक व्यक्ति का एक अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। हमारे पास मेमोरी बेस्ड सवाल आए हैं तो उसके आधार पर प्रेडिक्शन करना भी बहुत हद तक सही नहीं होता है, ठीक है। मैं किसी प्रकार का कोई गुमराह नहीं करूंगा। हो सकता है मैं जिसको इजी बोल रहा हूं किसी के लिए वो हार्ड हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कितना पढ़े हैं, कितना रिवीजन किए, वो बताता है कि आपके लिए वो सवाल इजी है कि हार्ड है। लेकिन फिर भी ओवरव्यू के हिसाब से ये समझ में आता है कि ज्यादातर जो देखने को मिला है, जितने भी शिफ्ट 2 पेपर हुए हैं वो ज्यादा टफर साइड रहे, लेकिन 21 का शिफ्ट 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड रहा, 28 का शिफ्ट 1 भी थोड़ा डिफिकल्ट साइड रहा, और सबसे टफेस्ट पेपर जो देखने को मिला वो 28 का शिफ्ट 2 पेपर है, 24 का शिफ्ट 2 पेपर है। ये 2 ऐसे पेपर है, और 23 का भी ये ऐसे पेपर है जो थोड़ा सा ज्यादा टफर साइड देखने को मिले। इवन 24 का शिफ्ट 2 का पेपर भी, क्योंकि 23 के बाद थोड़ा सा और उन्होंने अपने क्या बोल सके क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हुए चले गए। जैसे जैसे दिन और आगे जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल, लेंदीनेस बढ़ता चला जाता है पेपर में, ठीक है। लेकिन हमेशा शिफ्ट 2 का पेपर शिफ्ट 1 के मुकाबले थोड़ा सा टफर साइड देखने को मिला है। टफर इन द सेंस, हो सकता है कि वो क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी हो गए हो सकता है। मैं ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको ओवरऑल नहीं समझना है, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो कि कौन सा आपको टफ लगा पेपर, ठीक है। ऑल्दो सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा ये नहीं देता हूं। अगर कोई पेपर टफ भी आ गया तो आप क्या ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी गलतियां हुई हैं उन पर काम करना, जो अभी मैंने मेजर मिस्टेक्स बताए हैं उन पे काम करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ गलतियों को देख लेना, सुन लेना, वापस से काम एग्जीक्यूशन नहीं करना, कोई फायदा नहीं होने वाला बेटा। वीडियो को आप यहीं छोड़ दीजिए। आगे तक जाना है, एंड तक देखना है, तो हमेशा अपने आप में बैठा लेना कि इस वीडियो के बाद मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखलाने लाया कि किस प्रकार के सवाल यहां पर पूछे गए हैं। देखो मैंने बोला है कि ऑर्गेनिक में मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज करके स्टेटमेंट वाइज वाला सवाल ज्यादातर देखने को मिला है, और कुछ ऐसे भी सवाल है जैसे ये हो गया, कुछ ऐसे भी सवाल है इनऑर्गेनिक में। देख लो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, फिर इसमें पूछ रहा है कौन सही है, ABC सही है, ABD, थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया। और मैं बता दूं ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देख रहे होगे इनऑर्गेनिक के आप यहाँ पर, ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके NCERT से देखने को मिले, ये जितने चार्ट्स है ना उनसे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको इस बार जितने भी चार्ट्स है P ब्लॉक के उसको अच्छा से करना, और मैं सिर्फ P ब्लॉक का बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कोई भी चैप्टर्स हो NCERT के लाइन बाय लाइन को एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो NCERT रीडिंग जरूर रहेगा इस बार के आपके रिवीजन के पार्ट में। हाँ, जितने भी चार्ट्स है, जितने भी इस टाइप के चार्ट्स आपको किसी भी चैप्टर में मिलते हैं, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे ये है P ब्लॉक हो, P ब्लॉक तो वेरी इंपॉर्टेंट, D एंड F ब्लॉक हो, इनको आपको एक अलग सा पेपर बना लेना और इसको बार बार देखते रहना। देखो ये सारे चार्ट से सवाल देखने को मिले हैं भैया, बोरोन का ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह से सवाल पूछ दिया है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली का आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सवाल है, ठीक है। हाइड्राइड्स के बहुत सारे सवाल पूछे गए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से लोग देखते नहीं है। अब खास बात क्या है ना कि वो एक कॉन्सेप्ट पे सवाल को लगाना चाहते हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहा है वो NCERT के बेसिस पे पूछ रहा है, उनके टेबल के बेसिस पे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो सकता है कहीं पर, तो आप डेटा के आधार पर ट्रेंड्स को सजाइए और उसको रिवाइज करिए। इज इट क्लियर? तो ये जितने भी चार्ट्स है ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इससे भी एक सवाल ऑर्गेनिक का पूछा गया है, ठीक है, नेम ऑफ एनाइनिक एसिड और ये सारी चीजों से, ठीक है। इस बार नाइट्रोजन वाले से नहीं पूछा, हो सकता है आने वाला अटेम्प्ट में पूछ ले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो ये सारे से भी, ये DNA RNA वाले से भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिले NCERT के। अब सवाल आता है, हम आपके पास 45 डेज का क्या सीरीज होने वाला उसको लेकर के आए हैं। देखिए कितना अच्छा से यहाँ पर बना हुआ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये प्रोवाइड करूं तो एटलीस्ट 100 लाइक्स तो इस वीडियो पे होने चाहिए, बहुत मिनिमम सा एक टारगेट है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए आपके लिए और अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। आप देख रहे हो पहला जो लाइन है वो आपका डेट का है, यहाँ पर जब जिस दिन से भी आप स्टार्ट करो वो आपका Day 1 हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन से शुरुआत करो उसके बाद रुकना नहीं है। Day 1 मोल कॉन्सेप्ट करना है, दूसरा दिन उसका रिवीजन भी करना है। अब मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन में क्या करना है, डिटेल बात क्या है, थ्योरी रिवीजन करना और साथ ही साथ 30 से 40 सवाल लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। और ये 30 से 40 सवाल भी PYQs करेंगे, क्योंकि आजकल जो PYQs आती है वो टॉपिक वाइज आती है, तो आप उसके कुछ कुछ PYQs लगा लीजिएगा। नेक्स्ट डे में क्या करना, उसी चैप्टर का NCERT आपको रीड आउट करना, 20, 22, 23 पेज का NCERT रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो बचे हुए PYQs है 2021 से लेकर स्पेशली 2025 तक, उन सारे PYQs को लगा लेना। 2026 से जो PYQs है हम चैप्टर वाइज लेकर के आपके लिए आएंगे, ठीक है। उसके लिए आप थम्स अप दे देना भाई, लाइक जरूर देना, ताकि हमको भी मेहनत करने का मन करे। हाँ, जो जो काम होते जाएगा यहाँ बगल में टिक लगाते जाइएगा। पहला दिन आपने काम कर लिया, टिक लगा लीजिएगा यहाँ पर अपने से। इसको प्रिंट आउट करा लेना, 2-4-5 रुपए खर्च करने में मत चुकना। अगर आपके पास PYQs की किताब नहीं है, आप PYQs की किताब मंगा लेना, ये इन्वेस्टमेंट है बेटा, वेस्टेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर रिडॉक्स रखा हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बार रिडॉक्स से भी बहुत सारे सवाल आए, साथ खासकर इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट पर। इन दोनों पे तो वीडियोस हमारे चैनल्स पर भी मौजूद है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट फिर सॉल्यूशन है। इस तरीका से एक एक लाइन आपका लिखा हुआ है कि कब क्या चीज पढ़ना है, डिटेल में बताया गया। दूसरा दिन क्या करना है, NCERT रिवीजन करना प्लस 40 क्वेश्चंस करना, ठीक है। इस तरीका से आप देख रहे हैं कि यहाँ 22 दिन का प्लान है, उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27, 37 डे 37 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट हो गया तो क्या करें, हाँ बीच बीच में आपको थोड़ा सा मॉक्स भी देते रहना। 1 घंटे का एक अपना पेपर सेट कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन इतने सारे टेस्ट सीरीज प्रेजेंट है, ऐसे बहुत सारे ऐप है जहां पर आप अपना टेस्ट इंडिविजुअली खुद भी कंडक्ट करवा सकते हो। चैप्टर सेलेक्ट कर लो, जितना आपका हो गया है उतने चैप्टर्स का मिक्स क्वेश्चन का एक टेस्ट दे लो, आधा घंटे का टेस्ट दे लो। अपना टाइमिंग भी सेट कर लो, थोड़ा सा कम समय में ही ज्यादा क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो। उसके बाद क्या करना है, डे 37 के बाद सिर्फ मॉक्स देना। मॉक्स दे करके क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। यहाँ पर एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक्स दिया, एनालिसिस किया और फिर यहाँ पर टिक मारोगे। जो गलतियां यहाँ किए हो उसको रिवाइज भी कर लेना।
शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने बोला हूँ, डेली उठ करके एक बार उसको देखना है, उसको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, आप अपने मॉक्स का एक ग्राफ भी बना सकते हो, किस तरीके से आप टेस्ट 1 में थे, क्या मार्क्स आया, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, टेस्ट 4 में, टेस्ट 5 में, टेस्ट 6 में, टेस्ट 7, टेस्ट 8। इस तरीका से आप एक ग्राफ बनाइएगा ताकि आपको दिखता रहे कि आपका मॉक्स में किस तरीके से जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है, और ग्राफ कोशिश करिएगा कि उठता ही हुआ जाए। इज इट क्लियर? अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो मॉक्स में भी आपके ग्राफ्स ऐसे ही इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या, जब भी आप मॉक्स दे रहे हो एक बात याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना। 30 सेकंड्स में अगर आपको उस क्वेश्चन का रोड मैप नहीं समझ में आ रहा है तो आप आगे क्वेश्चन स्विच करने की हैबिट डाल लीजिए, और अगर आप हैबिट आज नहीं डालोगे तो एग्जाम हॉल में आप हैबिट डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हैबिट का प्रैक्टिस भी आपको मॉक्स के द्वारा करना है। नेक्स्ट, फाइनल बातें आपसे करने जा रहा हूं, फाइनल चेकलिस्ट क्या आपको कहने जा रहा हूं कि आपको आपके पास एक एरर नोटबुक होना चाहिए। डेली आपने क्या गलतियां की है, किन टॉपिक्स को आप गलत समझ रहे थे, किस क्वेश्चन को आपने गलत तरीका से अप्लाई किया है, वहां पर क्या सुधार होनी चाहिए, ये बातें आप उसमें लिखोगे और दूसरे दिन उठ करके उस पर काम करोगे। बोलते हैं ना, डेली रात को एक बार लिखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया, आपको लिखना आज हमने क्या क्या गलतियां की और उस गलतियों को सुबह उठ करके सुधारना है, नए सवेरा नई चीजों के साथ। दूसरी बात, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। बच्चे नहीं लेते बेटा, अभी टेंशन में नहीं लेते हैं, तो टेंशन तो ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके टेंशन लेने से चीजें हल हो जाएगी, एग्जीक्यूशन करने से ही चीजें हल होगी। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है। सॉरी, खाना प्रॉपर लेना है, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स लेना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देर का ब्रेक लेना, लेकिन इस ब्रेक में आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना नहीं है, ये आपके दिमाग को ड्रेन करेगा। 60 दिन है, मोबाइल को दूर रख देना बेटा। और अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं, मान लो पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो, यूट्यूब से ही पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो, तो सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करना। प्लीज इस बात को अपने आप से ईमानदार होकर के यूज करना, ठीक है। एक बार आप मेरी बात मानो, ईमानदारी अपने आप से बरत के देखो, आप बहुत अच्छा करके दिखाओगे अपने सेकंड अटेम्प्ट में। नेक्स्ट, थर्ड चीज है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, क्योंकि एक बार अगर आप रील या शॉर्ट्स देखने लगे, शॉर्ट्स भी देखना है तो काम का देखो, हमने शॉर्ट्स का प्लेलिस्ट बना दिया है, सॉल्ट एनालिसिस का, डेली एक बार देख लो भाई, कुछ और क्यों देखना, पढ़ाई से ही रिलेटेड चीजें देखो ना, उस शॉर्ट्स को बार बार रिवाइज करो ना, सुन लो ना, धीरे धीरे करके चीजें याद हो जाएगी। आपके पास सॉल्ट एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, शॉर्ट्स का ही है वो, क्लियर। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है जो पी ब्लॉक के रिएक्शंस को भी समझने में आपकी हेल्प करेगा इनऑर्गेनिक में। इज इट क्लियर? और भी उसमें शॉर्ट्स हम ऐड करते जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट बात क्या, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने अंदर बिलीव रखना है, तभी आपके लिए आईआईटी का द्वार खुलेगा। और इस बिलीव के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, मतलब आप एक दिन में 12 से 15 घंटा पढ़ो, उससे बढ़िया है कि आप जो भी तय करते हो उसको रेगुलर बेसिस पे करो। लेकिन हाँ, ऑल्दो अभी तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपकी तैयारी 0 लेवल पे है या ठीक ठाक है तो आपको अभी तो 12 से 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द हार्श रियलिटी, आपको पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन साथ में हार्ड वर्क भी करना है, और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ट्रस्ट ऑन योर प्रिपरेशन। जब आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हो, किसी और की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है कि अरे तुमने ये टॉपिक पढ़ा, तुमने वो टॉपिक पढ़ा, तुमने ये पढ़ा, तुमने वो पढ़ा, मैंने बोला ना। स्विचिंग नहीं करना है, एक पे भरोसा रखो और सबसे ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि आप ही है वो जो आप आईआईटी के लिए रास्ता बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता बेटा। दिस इज द हार्श रियलिटी। अपने प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशन, अपनी मेहनत और भगवान के ऊपर भरोसा रखो, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना मत भूलना कि कम बैक करने वाले हो कि नहीं। 45 डेज में लिख देना कमेंट में कम बैक, ठीक है। मुझे पता चलेगा कि आप कम बैक करने के लिए तैयार हो चुके हो। हाँ, आपको मैं एक मेल आईडी भी दे दे रहा हूं। इस मेल आईडी पे एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिया है, ये लिस्ट को मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पोस्ट कर दूंगा तभी जब 100 लाइक कम से कम होंगे, ठीक है, तब मैं पोस्ट करूंगा। उसको आपको लेकर करके मेल करना है कि सर हम कमबैक करने के लिए तैयार है। बस इस बात को डेली बेसिस पे आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड मुझे भेज सकते हो, मैं उसको
चेक करता रहूंगा और उसके आधार पर आपके लिए वीडियोस लाते रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।